पहाड़ी रास्ता मरम्मत के बाद काफी बेहतर हो गया था। इस रास्ते को आमतौर पर रेस के लिए ही इस्तेमाल किया जाता था, इसलिए अगर ट्रक को 150 किलोमीटर घंटे की रफ्तार से भी चलाया जाए तो भी अगर अपनी मौत न लिखी हो तो किसी भी तरह का एक्सीडेंट होने की कोई गुंजाइश नहीं थी। अब बस यही उम्मीद की जा सकती थी कि घसीटेलाल की मौत ने उसे न्योता न दिया हो। घसीटेलाल का ज्यादा शराब पी लेना राज की चिंता का विषय बना हुआ था। किसी शराबी का 150 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से ट्रक चलाना बहुत ही भयानक था। पहाड़ी रास्ते पर ट्रक तीनों कारों को पीछे छोड़कर निकल चुका था। राज के पापा, क्या हम उन तीनों स्पोर्ट्स कार को पीछे छोड़ा है? घसीटेलाल ने पूछा। घसीटेलाल को खुद अपनी ही बात पर यकीन नहीं हो रहा था। मुझे भी यही लगता है, राज के पापा ने हड़बड़ाते हुए जवाब दिया। उनके मन में फिलहाल बस यही सवाल चल रहा था कि राज को यह ट्रक आखिर कहां से मिला, क्योंकि किसी ट्रक का 150 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार पार कर जाना किसी मजाक से ज्यादा और कुछ नहीं था। फिलहाल के लिए ये ट्रक स्पोर्ट्स कार से भी बेहतर बन चुका था। हमने तीनों स्पोर्ट्स कार को पीछे छोड़ दिया। हमारी रफ्तार वाकई 100 किलोमीटर प्रति घंटा से ऊपर होगी। घसीटेलाल ने नर्वस होकर हंसते हुए कहा। इस हंसी को सुनकर ट्रक के पीछे बैठे तन्मय को एक भयानक पूर्वाभास हुआ। उसके पिता बस 2 वजह से ही इस तरह से हंसते थे। पहली वजह, जब राज के पापा उनके घर आकर घसीटेलाल के जख्मों पर नमक छिड़कते थे, तब राज के पापा के जाने के बाद घसीटेलाल नर्वस होकर इसी तरह हंसता था, जबकि इस दौरान वो बहुत ज्यादा गुस्से में होता था। दूसरी वजह, जब घसीटेलाल राज के पापा से मिलने आता था और राज के पापा के जख्मों पर नमक छिड़कता था। अपना मिशन पूरा करके जब घसीटेलाल अपने घर पहुंचता था तो वो नर्वस होकर हंसता था। इस दौरान वो बहुत ज्यादा खुश होता था। लेकिन चाहे जो भी वजह हो, इस तरह की हंसी हंसते हुए घसीटेलाल का दिमाग खाली नहीं रहता था। लगता है मैंने बहुत ज्यादा पी ली है। हंसने के बाद घसीटेलाल ने कहा, आखिर एक ट्रक 100 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से कैसे चल सकता है? एक ट्रक स्पोर्ट्स कार को पीछे कैसे छोड़ सकता है? ये तो बस सपने में ही हो सकता है, या फिर ज्यादा शराब पी लेने से मुझे भ्रम हो रहा है। अब घसीटेलाल भी सोच में पड़ चुका था कि उसने शराब पी थी या नहीं। पापा, होश में आइए, ट्रक पर नजर रखिए, मैं और राज के पापा भी आपके पीछे बैठे हैं। तन्मय ने परेशान होकर कहा। अरे चिंता मत करो, भले ही मुझे चढ़ गई है, लेकिन मैं अभी ट्रक चलाने में माहिर हूँ। राज के पापा, आप तो मजे करो। घसीटेलाल ने अजीब ढंग से हंसते हुए कहा। इसके बाद घसीटेलाल ट्रक को हिलाने लगा। जिंदगी एक सफर है सुहाना, यहाँ कल क्या हो किसने जाना। राज के पापा, तुम भी गाओ। घसीटेलाल ने गाना गाते हुए कहा। मजा आ गया भाड़ में, आगे देखकर ठीक से ट्रक चलाओ, अपना ध्यान मत भटकने दो। राज के पापा ने गुस्से में कहा। यार राज के पापा, तुम भी बिल्कुल साथ नहीं निभाते। अभी तो तुम्हें मेरे अच्छे भाई की तरफ बर्ताव करना चाहिए और गाने गाना चाहिए। एक लाइन तुम गाओ, एक लाइन मैं गाऊं, ऐसे ही तो कारवां आगे बढ़ेगा। घसीटेलाल ने कहा। ट्रक को हिलाते हुए घसीटेलाल को महसूस हुआ कि उसे वाकई बहुत चढ़ गई है। भले ही उसका दिमाग अभी भी साफ था, लेकिन उसके हाथ पहले जितने फुर्तीले नहीं बचे थे। उसका शरीर उसके दिमाग से धीमा चलने लगा था। राज के पापा, तुम वाकई पार्टी बर्बाद करने में से हो। अगर तुम नहीं गाना चाहते हो तो मैं अकेले गाऊंगा। जिंदगी एक सफर है सुहाना, यहाँ कल क्या हो किसने जाना। रे 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 रे। घसीटेलाल ने कहा और गाना गाने लगा। वो गाना भूला नहीं था, क्योंकि उसे गाना बहुत पसंद था। बिना सोचे वो नींद में भी गाना गा सकता था। असल में दिक्कत ये थी कि आगे क्यू टर्न था और वो बहुत ही तीखा टर्न था। बस इसीलिए ही घसीटेलाल का गाना बीच में ही अलग सुर पकड़ गया था। जरा गाड़ी चलाने में ध्यान लगाओ और ट्रक की रफ्तार कम करो। राज के पापा ने यू टर्न देखकर कहा। मैंने ब्रेक लगा दिए हैं, लेकिन हम बहुत तेज बढ़ रहे हैं, हम समय रहते धीमे नहीं हो पाएंगे। घसीटेलाल ने चिल्लाकर कहा। इसके बाद घसीटेलाल ने अपनी पूरी जान लगाकर ट्रक को मोड़ना शुरू किया। बहुत ज्यादा परेशान होने के कारण घसीटेलाल की कमर भी मोड़ के साथ मुड़ गई। ट्रक मोड़ के साथ मुड़ रहा था। राज के पापा को यह देखकर राहत महसूस हो रही थी। अरे नहीं, मेरी कमर की नस चढ़ गई। अचानक ही घसीटेलाल ने दर्द से चिल्लाकर कहा। भले ही घसीटेलाल का शरीर लंबा चौड़ा था, लेकिन अब
वो जवान नहीं था। मोड़ के साथ मुड़ते ही उसकी कमर लचक गई थी, जिस कारण उसमें जोरदार दर्द उठा था। उसकी कमर के दर्द के कारण उसका ट्रक से कंट्रोल कम हो गया था। इस कारण ट्रक का एंगल थोड़ा बदल गया था, लेकिन ट्रक अभी भी 150 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से बढ़ रहा था। इतनी तेज रफ्तार में किसी की भी जान जोखिम में पड़ सकती थी। अरे ध्यान से, ट्रक को काबू में करो, हम टकराने वाले हैं, राज के पापा ने चिल्लाकर कहा। अरे नहीं, अगर मेरी कमर न लचकी होती तो मैं आसानी से यू टर्न ले लेता, घसीटे लाल ने कहा और अपने दर्द को भुलाकर ब्रेक लगाते हुए ट्रक को काबू करने की कोशिश की। वो पिछले 20 सालों से ट्रक नहीं चला रहा था। इसके बावजूद भी कैसे भी करके उसने ट्रक को यू टर्न में मोड़ दिया था। यू टर्न में आते ही ट्रक के पीछे के 2 पहिए हवा में उछल गए थे और ट्रक उड़कर यू टर्न में दाखिल हो गया था। अगर वसीम ने ट्रक मजबूती के जादू न किया होता तो इस ट्रक के 2 टुकड़े हो गए होते, लेकिन वसीम के जादू की बदौलत बिना किसी नुकसान के पिछले पहिए नीचे आ गए। यहाँ तक कि ट्रक में रखे पत्थर और पीछे बैठे तन्मय को भी कोई नुकसान नहीं हुआ। वो बस खौफ में नहा चुका था, इसके अलावा उन्हें खरोच भी नहीं आई थी। पहला यू टर्न आसानी से खत्म हो गया था, जिसके बाद ट्रक में बैठे सभी लोगों ने राहत की सांस ली। तीनों लड़कियां ट्रक के पीछे पीछे ही चल रही थीं। तीनों ने ट्रक को तेज रफ्तार से मुड़ते हुए देखा था। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि ये कैसे हुआ था। ऐसा करिश्मा तो कोई हुनरमंद इंसान ही कर सकता था। इस तरह की ड्राइविंग सबके बस की बात नहीं थी। रूबी, तुम्हारे अंकल घसीटे लाल तो बड़े हैवी ड्राइवर हैं। अगर उन्होंने अपनी रफ्तार कम भी की होगी तो भी वो लोग 120 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चल रहे हैं। जिस हिसाब से उन्होंने ट्रक मोड़ा वो काबिले तारीफ है। ये तो हुनर का कमाल है, मीशा ने कहा। तुमने देखा कि ट्रक को कैसे मोड़ा? उसके पिछले पहिए हवा में थे। क्या तुम्हारा कैमरा चालू था और तुमने इसे रिकॉर्ड किया? आलिया ने एक्साइटेड होकर पूछा। हाँ, कैमरा तो चालू था, लेकिन ट्रक बहुत दूर था। मुझे पूरा यकीन नहीं है कि वीडियो ठीक से रिकॉर्ड हुआ होगा, रूबी ने कहा। लेकिन रूबी भी हैरान थी। उसकी नजरों में भी ये किसी हुनरमंद का काम था। घसीटे लाल अंकल तो एक मॉडिफाइड ट्रक को 150 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चला रहे हैं, और इतना ही नहीं, वो मोड़ों पर भी गाड़ी को इतनी ही रफ्तार पर मोड़ रहे हैं। वो तो वाकई हुनरमंद है। मैं उनसे गाड़ी चलाने की कुछ सलाह जरूर लूंगी, रूबी ने मनी मन सोचा। उसे याद आया कि घसीटे लाल पहले कार सिखाता था। इस समय तीनों लड़कियां जिसे हुनरमंद समझ रही थीं, उसका चेहरा पीला पड़ चुका था और उसकी कमर में बहुत ज्यादा दर्द हो रहा था। घसीटे लाल, अभी के अभी ट्रक को रोको, अब हमें ड्राइवर बदल लेना चाहिए, घसीटे लाल को दर्द में देखकर राज के पापा ने कहा। अंकल, मुझे ट्रक चलाना नहीं आता, तन्मय ने मुस्कुराकर कहा। उसने सोचा था कि राज के पापा उससे ट्रक चलाने को बोलने वाले थे। अरे कोई बात नहीं, इससे कोई फर्क भी नहीं पड़ता है, मैं ट्रक चलाऊंगा। घसीटे लाल, ट्रक रोको, अभी के अभी, राज के पापा ने चिल्लाकर कहा। भले ही राज के पापा इतने हट्टे कट्टे नहीं दिखते थे, लेकिन उन्होंने अपनी जवानी के दिनों में काफी मेहनत की थी। उन्हें भी घसीटे लाल से कम बेहतर गाड़ी चलानी नहीं आती थी। वो भी गाड़ियों के मामले में हुनरमंद कहलाते थे। मैंने ब्रेक लगा दिए हैं, लेकिन रफ्तार बहुत ज्यादा है, ट्रक धीमा होने में समय लग रहा है। अरे ये दर्द, मैं अभी इसे रोकने की कोशिश करता हूँ। अरे नहीं, घसीटे लाल बोलते बोलते ही रुक गया और चिल्लाने लगा। अचानक एक और यू टर्न आ गया था, और सबसे बड़ी बात ये कि ये यू टर्न पिछले वाले से भी खतरनाक था। इस बार यू टर्न वाली साइड पर पहाड़ था और दूसरी तरफ 5 मीटर गहरी ढलान। इस ढलान में कई परतें बनी थी जो सभी 5-5 मीटर गहरी थी। इस तरह से ये ढलानें नीचे तक गई थीं। अब ट्रक एक तरफ कुआं तो दूसरी तरफ खाई वाली सिचुएशन में फंस गया था। दोनों ही तरफ खतरा था, पहाड़ से टक्कर होती या ढलान से ट्रक जाता, दोनों ही तरफ जान का जोखिम था। और खतरा सिर्फ इतने तक ही सीमित नहीं था, ट्रक की रफ्तार अभी तक धीमी नहीं हुई थी। घसीटे लाल का तन बदन कांप रहा था। घसीटे लाल, थोड़ा काबू में रखने की कोशिश करो, एक बार इस मोड़ से पार निकल जाए, फिर हम ड्राइवर बदल लेंगे, राज के पापा ने कहा। अरे ठीक जी, ये बस एक मोड़ ही तो है। एक क्या, मैं तो 2 मोड़ भी मोड़ सकता हूँ, अब देखो मेरा कमाल, घसीटे लाल ने कहा। घसीटे लाल ने अपने दर्द पर काबू किया और ट्रक को मोड़ दिया। घसीटे लाल यू टर्न में शामिल होने की पूरी कोशिश कर रहा था, बस उसे ये मोड़ पार करना था।
इसके बाद वो लोग सुरक्षित हो सकते थे। अब घसीटे लाल के दिमाग में एक ही चीज चल रही थी कि एक छोटा सा मोड़ उसे रोक नहीं सकता था। लेकिन वक्त का खेल कुछ और ही था। घसीटे लाल समय के साथ अपनी जवानी खो चुका था, इसलिए कमर का दर्द उसका साथ नहीं छोड़ रहा था। इस समय तीनों लड़कियां ट्रक के साथ चलने की बहुत कोशिश कर रही थी। अरे सामने एस आकार का मोड़ है और ये मोड़ बहुत तीखा है, अब हमें जल्दी चलना होगा। मैं देखना चाहती हूँ कि एक हुनरमंद इस मोड़ पर कैसे गाड़ी मोड़ता है। वो शायद 2 बार गाड़ी खिसकाने वाले हैं, मीशा ने एक्साइटेड होकर कहा। मीशा अपनी रफ्तार ज्यादा मत बढ़ाओ, तुम्हारे पास गाड़ी मोड़ने का हुनर नहीं है। रफ्तार धीमी करो और धीमे से गाड़ी मोड़ो, आलिया ने तुरंत कहा। चिंता मत करो, मैं ध्यान रखूंगी, मीशा ने हंसकर कहा। इस एस आकार के मोड़ में 2 बार दाएं हाथ पर मुड़ना था। यह बहुत ही कठिन मोड़ था। क्या घसीटे लाल अपने कमर दर्द को एक तरफ भुलाकर इस मोड़ पर मुड़ पाएगा? क्या ट्रक में बैठा कोई भी शख्स जिंदा बचेगा? ट्रेजेडी मूवी के किरदारों को खास बनाने के लिए इस तरह की टेक्निक इस्तेमाल की जाती है, जैसे कि किरदारों को कड़ी मेहनत करते हुए तमाम चुनौतियों से बाहर निकलते दिखाया जाता है। अगर किरदारों को यूं ही हर मौत के मुंह से आसानी से बचकर निकाल दिया जाए तो दर्शकों को मजा नहीं आएगा। अभी के लिए घसीटे लाल ट्रेजेडी में फंसा ऐसा ही एक किरदार है। घसीटे लाल अपने दांत पीस रहा था और अपनी सारी हिम्मत जुटाकर अपनी इज्जत को दांव पर लगाते हुए ट्रक को यू टर्न पर मोड़ रहा था। इस समय तक घसीटे लाल का पूरा शरीर बुरी तरह से थक चुका था, लेकिन फिर भी वो राहत की सांस ले रहा था, क्योंकि उसने जैसे तैसे यू टर्न पार कर लिया था। लेकिन अभी राहत की सांस पूरी भी नहीं हो पाई थी और उसकी आंखों के सामने सीधी और चौड़ी रोड की जगह एक तीखा यू टर्न आ गया था। हाय मेरी कमर, अब कुछ नहीं हो सकता, घसीटे लाल ने तड़पते हुए कहा। अब घसीटे लाल के अंदर वो काबिलियत नहीं बची थी कि वो ट्रक को दूसरे यू टर्न पर मोड़ पाए। इस तरह अगर उसकी कमर बिल्कुल ठीक भी होती तो भी शायद वो ऐसा नहीं कर पाता। क्या घसीटे लाल ने वाकई सोच लिया था कि ये ट्रक कोई स्पोर्ट्स कार है? भले ही ट्रक 150 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चल रहा था, लेकिन उसे कंट्रोल करने का तरीका, उसके ब्रेक, सब कुछ स्पोर्ट्स कार से बहुत अलग थे। हार मत मानो घसीटे लाल। राज के पापा के मन में बस यही चल रहा था कि वो खुद उठकर घसीटे लाल की सीट पर बैठ जाएं। लेकिन असल बात तो ये थी कि अब उनके बैठ जाने से भी कुछ नहीं बदलने वाला था। अब ट्रक को रोड से नीचे उतरने से कोई नहीं बचा सकता था। घसीटे लाल यू टर्न में दाखिल तो हो गया था, लेकिन ये सब अब किसी काम का नहीं बचा था। उनके पीछे तीनों लड़कियों ने अपनी कार की रफ्तार धीमी कर दी थी। वो पहले मोड़ को पार कर चुके थे। अरे नहीं, ट्रक तो पहले मोड़ को पार कर चुका है, मीशा ने पहले मोड़ को पार करने के बाद आगे देखकर निराश होते हुए कहा। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, हम अभी भी उन्हें दूसरे मोड़ पर पकड़ सकते हैं, आलिया ने कहा। इसके बाद तीनों कारों ने अपनी रफ्तार को और धीमा करके दूसरे मोड़ की तरफ बढ़ाया। इस दौरान उन्होंने अपनी कार का कैमरा चालू कर दिया ताकि वो एस आकार के मोड़ पर 100 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से मुड़ते ट्रक को रिकॉर्ड कर पाए। लेकिन इस समय वो ट्रक दूसरे मोड़ पर अगल बगल हिल रहा था और इसके बाद ट्रक रोड के किनारे लगी रेलिंग पर जाकर टकरा गया। रेलिंग भले ही कठोर थी, लेकिन 100 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से आते ट्रक से टकराने के बाद उसका टूट जाना लाजमी था। जिसके बाद ट्रक हवा में उछल गया और ढलान की तरफ नीचे उतरने लगा। ये देखकर तीनों लड़कियों ने अपने ब्रेक लगा दिए। लड़कियों की गाड़ियां रोड के किनारे खड़ी हो चुकी थीं। तीनों लड़कियां बेवकूफों की तरह हैरान होकर देख रही थीं। रूबी सबसे पहले अपनी गाड़ी से उतरी और जहां से ट्रक नीचे उतरा था उस तरफ दौड़ पड़ी। उसने ऐसा इसलिए किया क्योंकि राज के पापा ट्रक में बैठे थे। इसके बाद आलिया और मीशा भी रूबी के पीछे दौड़ पड़ी। तीनों लड़कियां रेलिंग तक पहुंची और नीचे की तरफ देखने लगी। इस दौरान ट्रक किसी कछुए की तरह उल्टा पड़ा था और ढलान पर नीचे फिसल रहा था। उसके टायर अभी भी घूम रहे थे। तीनों ट्रक सवार अभी भी ट्रक में थे। किसी को नहीं पता था कि वो जिंदा थे या मर गए थे। चाचा, चाचा, रूबी ने चिल्लाकर कहा और अपना फोन निकालकर राज की मम्मी को फोन लगाने लगी। घसीटे लाल, तेरी तो अब कुछ बोल तो सही, तुम जिंदा हो या नहीं? तभी ट्रक में से राज के पापा की आवाज आई। इसके बाद ट्रक से 2 लोगों की परछाई दिखाई देने लगी।
जिसमें एक राज के पापा और दूसरा तन्मय था। उन दोनों के बस कपड़े और हाथ पैर गंदे हो गए थे, लेकिन उन्हें कोई चोट नहीं आई थी। पापा, क्या आप ठीक हो? तन्मय ने लगभग रोने के अंदाज में चिल्लाकर कहा। मैं कैसे ठीक हो सकता हूँ? अरे जल्दी करो, मुझे बाहर निकालो, मेरा निचला हिस्सा काफी दर्द हो रहा है, घसीटे लाल ने चिल्लाकर कहा। राज के पापा और तन्मय दौड़कर ड्राइवर वाले हिस्से की तरफ गए। घसीटे लाल ट्रक में फंसा हुआ था। कमर दर्द के अलावा घसीटे लाल को कुछ भी नहीं हुआ था। ट्रक में रखा पूरा सामान फैल चुका था। इसके अलावा ट्रक का फ्यूल, राज का सूटकेस भी गिर चुका था और उल्का पिंड में दरारें आने लगी थी। राज के पापा और तन्मय ने मिलकर घसीटे लाल को ट्रक से बाहर निकाला। किस्मत से किसी को चोट नहीं लगी थी। भगवान का शुक्र है, हम तीनों ठीक हैं, घसीटे लाल ने शर्मिंदगी से मुस्कुराकर कहा। खुद को खुशकिस्मत समझो कि तुम अभी तक मरे नहीं हो। अगर तुमने ट्रक लाने की जिद ना की होती तो ये सब गड़बड़ झाला बिल्कुल नहीं होता, राज के पापा ने घसीटे लाल को घूरते हुए कहा। बातें करते हुए राज के पापा ने उस लम्हे को याद किया जब ट्रक रोड के नीचे उतर रहा था। उन्हें याद था कि जब ट्रक नीचे उतरा तब ट्रक बहुत जोर से चमकने लगा था। फिर उन्हें महसूस हुआ कि वो जमीन पर गिर गए, लेकिन इससे उन्हें कोई चोट का एहसास नहीं हुआ। वो सीधा ढलान पर नीचे तीसरी परत पर गिरे थे, जिसमें हर परत 5 मीटर गहरी थी। तो इस हिसाब से वो लोग 15 मीटर नीचे गिरे थे। इतनी ज्यादा ऊंचाई से नीचे गिरकर ट्रक के नीचे आ जाने के बाद सामान्य परिस्थितियों में भी वो मर चुके होते, जबकि हाथ पैर गंदे हो जाने के अलावा उनके शरीर पर एक भी खरोंच नहीं आई थी। चाचा, चाचा, क्या आप ठीक हैं? तभी सड़क से रूबी ने आवाज लगाई। राज के पापा ने सिर उठाकर रूबी की तरफ देखा। रूबी बहुत डरी हुई थी। अगर ये ढलान बहुत गहरी ना होती तो वो खुद नीचे कूदकर तीनों को देखने जाती और डॉक्टर होने का अपना फर्ज अदा करती। अरे रूबी, तुम यहाँ क्या कर रही हो? राज के पापा ने पूछा। इसके बाद उनकी नजर रोड के किनारे खड़ी स्पोर्ट्स कार पर पड़ी और उन्हें सब समझ आ गया। वो जान गए कि कुछ देर पहले घसीटे लाल ने जिन 3 कारों को ओवरटेक किया था वो रूबी और उनकी दोस्तों की थी। हम तीनों बिना खरोच के एकदम ठीक हैं, तुम चिंता मत करो रूबी, राज के पापा ने हाथ हिलाकर कहा। चाचा, क्या मैं चाची को फोन लगाऊं? रूबी ने कहा। अरे घबराओ मत, घबराओ मत, सबसे पहले राज को फोन लगाओ और उससे रस्सी या कोई लंबी सी चीज लाने को कहो, राज के पापा ने तेज आवाज लगाकर कहा। इसके बाद राज के पापा ने कछुए की तरह पलट चुके ट्रक की तरफ देखा। उन्होंने हिसाब लगाया कि एक बड़ा सा क्रेन ही इस ट्रक को उठा सकता था। अब मुझे पूरा यकीन हो गया है कि राज ने इस ट्रक को मॉडिफाई करवाया है। आखिर राज को ये ट्रक मिला कहां से? अगर उसने ये किसी से उधार लिया था तो इसके नुकसान की भरपाई वो कैसे करेगा? अगर इसको सुधारा ही ना जा सका तो राज 150 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलने वाला दूसरा ट्रक कहां से ला कर देगा? राज के पापा ख्यालों में खो चुके थे। राज घर आ गया? रूबी ने हैरान होकर कहा और राज को फोन लगाया। अरे रूबी, बताओ क्या हुआ? राज ने फोन उठाकर कहा। राज, जल्दी से एक रस्सी लेकर आओ जो करीब 30 मीटर लंबी हो। पहाड़ के रास्ते जो सड़क है उस पे मैं तुम्हें दिखाई दे जाऊंगी, जल्दी करो, रूबी ने कहा। पहाड़ी के रास्ते सड़क? रूबी, तुम भी वहां हो? आखिर क्या हुआ है? तुम्हें इतनी लंबी रस्सी की जरूरत क्यों है? राज ने हैरान होकर पूछा। घसीटे लाल अंकल ने ट्रक को रोड से नीचे गिरा दिया। ढलान बहुत गहरी है और वो लोग ऊपर नहीं आ सकते, रूबी ने जवाब दिया। उन्होंने ट्रक गिरा दिया? क्या वो लोग ठीक है? राज ने घबरा कर कहा। हाँ, वो ठीक दिख रहे हैं, लेकिन अभी मैंने उनकी जांच नहीं की है। उन्हें बाहर निकालने के बाद ही हमें कुछ पता चल पाएगा, रूबी ने कहा। मैं अभी वहां पहुंचता हूं, राज ने जवाब दिया और फोन रख दिया। मुझे जिस बात का डर था आखिर वही हुआ, राज ने गहरी सांस लेकर कहा और उसका शरीर तेज रफ्तार में आगे बढ़ने लगा। अपने पिता की चिंता के कारण उसकी लंबी चाल टेक्निक अपनी पूरी रफ्तार पर पहुंच गई। 10 मिनट के बाद वो एक्सीडेंट वाली जगह पर पहुंच गया। जब उसने दूर से देखा तो रोड के किनारे लाल, सफेद और नीले रंग की 3 स्पोर्ट्स कार खड़ी हुई थी। रूबी रेलिंग के सहारे नीचे देख रही थी, जहां 3 लोग ट्रक का सामान उठा रहे थे, जबकि बाकी 2 लड़कियां कार में बैठी थीं। राज ने अपनी रफ्तार कम कर दी और सामान्य चाल से करीब 100 मीटर चलकर रूबी के पास पहुंचा। रूबी दीदी, पापा और बाकी लोग कहाँ हैं?
राज ने पूछा। राज आखिरकार तुम आ ही गए। चाचा और बाकी लोग नीचे हैं। अरे राज, रस्सी कहाँ है? तुम खाली हाथ क्यों आ गए? रूबी ने नीचे की तरफ इशारा करके कहा। जब तुमने कॉल किया तो मैं नजदीक ही था, तो मैं दौड़कर जल्दी से आ गया। मेरे पापा और घसीटेलाल अंकल ने आज थोड़ी शराब ज्यादा पी ली थी और फिर ट्रक लेकर निकल गए। मुझे उनकी चिंता हुई तो मैं उनके पीछे निकल आया था, राज ने हंसकर कहा। रूबी के सामने झूठ बोलना राज के लिए बहुत कठिन था, इसलिए जैसे तैसे करके राज ने लंबी चाल टेक्निक की बात छुपा ली थी। अब हमारे पास रोड सेफ्टी वालों को फोन करने के अलावा और कोई चारा नहीं बचा है। वो लोग ही इन्हें और ट्रक को बाहर निकालेंगे, रूबी ने कहा। ऐसा करने की जरूरत नहीं है रूबी दीदी, मैं ट्रक निकालने के लिए किसी को बुला लेता हूँ। मेरे कुछ दोस्त हैं जो इस तरह की परेशानियों के मामले में बहुत माहिर हैं। रही बात पापा और बाकी लोगों की, तो पहले मैं उनको बाहर लेकर आता हूँ, राज ने तुरंत कहा। राज जानता था कि अगर रोड सेफ्टी वाले यहाँ पर आ गए तो मामला और भी ज्यादा बिगड़ सकता था। ऐसे में राज के पापा और बाकी लोगों पर कार्रवाई भी हो सकती थी। राज पहले से ही काफी कुछ झेल रहा था, ऐसे में वो नई मुसीबत नहीं पालना चाहता था। राज के पास अभी पहाड़ी महारथी और वसीम दोनों थे, ऐसे में किसी और की मदद लेने का सवाल ही नहीं उठता था। क्या राज अपने पापा और बाकी लोगों को निकाल पाएगा? क्या सबकी मौजूदगी में राज अपने जादू का इस्तेमाल कर पाएगा?